नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को भारत में 152 साल पुराने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी। इस कानून के तहत महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक को भी दोषी ठहराया गया था। आजादी के वक्त संविधान सभा में भी इस कानून को जारी रखने पर जमकर बहस हुई थी। बहरहाल तब ये कानून किसी तरीके से बच गया, लेकिन आजाद देश में इस कानून की जरूरत पर विवाद जारी रहा। सारांश के इस एपिसोड में हम इस कानून के बारे में, इसके उपयोग दुरुपयोग के बारे में और इसके इस्तेमाल पर बार बार क्यों सवाल उठते रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हाल ही में राजद्रोह कानून पर आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। इस अंतरिम आदेश में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से उक्त प्रावधान के तहत कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से मना किया है। भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 124 के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामलों, अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने अपने आदेश में कहा कि जो भी लोग इस कानून के तहत मुकदमा झेल रहे हैं या जेल में हैं, वे राहत और जमानत के लिए अदालत जा सकते हैं। भारतीय कानून संहिता यानी आईपीसी की धारा 124 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री के लिखने, बोलने, प्रचारित या प्रसारित करने, उसका समर्थन करने या फिर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों और संविधान का अपमान करने की कोशिश करता है तो उसे राजद्रोह के दायरे में माना जाएगा। अगर कोई आईपीसी की धारा 124 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा और इस अपराध में जमानत भी नहीं मिलती है। इस कानून के तहत मुजरिम को सरकारी नौकरी पाने से रोक दिया जाता है और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जा सकता है। 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनेता थॉमस बैमिंगटन मैकॉले ने सेडिशन लॉ का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन 1860 में जब आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड बना तो उसमें राजद्रोह कानून को शामिल नहीं किया गया। जब अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए आवाज़ तेज होने लगी तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य जज जेम्स स्टीफन ने 1870 में आईपीसी में संशोधन करवाकर राजद्रोह की धारा 124 को शामिल कराया था। 1948 में संविधान सभा में फैसला लिया गया और संविधान से राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया। इसके बाद इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया। इसी तरह आर्टिकल 19(1)A ने बोलने और अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी दी और आर्टिकल 124A को आईपीसी में बरकरार रखा गया। 1950 की शुरुआत में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना को उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाओं को उत्तेजित करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए एक उचित आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि इससे राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने या राज्य को उखाड़ फेंकने का खतरा न हो। पंजाब हाई कोर्ट ने 1951 में और हरियाणा हाई कोर्ट ने 1959 में आईपीसी की धारा 124A को बुनियादी तौर पर असंवैधानिक घोषित किया। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार 1962 केस आज से 60 वर्ष पहले हुआ। इस केस में वैसे तो सरकार ने इस धारा को बनाए रखा, लेकिन इसकी सीमा तय कर दी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जा सकता। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यही वजह है कि राजद्रोह राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित अध्याय 6 के अंदर आता है। इसलिए धारा 124A के तहत कोई भी काम जो सरकार के प्रति अवमानना या घृणा पैदा करे या उसके खिलाफ असंतोष पैदा कर सरकार के इकबाल को खतरे में डालता हो, वो इस दंड विधान के अंदर होगा। 1973 में इंदिरा गांधी के प्रशासन के दौरान आईपीसी की धारा 124A को एक संज्ञेय अपराध करार दिया गया। इसके बाद से यह जाहिर हो गया था कि पुलिस किसी को भी बिना वारंट हिरासत में ले सकती है। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई। उसके बाद बलवंत सिंह पर खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाने का मुकदमा चलाया गया। बलवंत सिंह को 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर बरी कर दिया था कि बिना किसी हिंसा के नारे लगाना राजद्रोह में शामिल नहीं होता। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मई 2021 में राजद्रोह को असंवैधानिक करार देने के लिए याचिका दायर की थी, जिसको लेकर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हम राजद्रोह की सीमा को परिभाषित करें।
1897 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठी अखबार केसरी में मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के हवाले से कई लेख लिखे, जिनमें ब्रिटिश हुकूमत की तीखी आलोचना थी। इसके बाद पुणे के अंग्रेज शासकों को लगा कि तिलक के लेख को पढ़कर 22 जून को चाफेकर बंधुओं ने रैंड और उसके सहयोगी आयस्टर की हत्या की है, जिसके बाद चाफेकर बंधुओं वासुदेव और हरि चाफेकर के खिलाफ हत्या का मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा हुई। वहीं तिलक के खिलाफ 124 के अंतर्गत राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 1922 में महात्मा गांधी पर अपने साप्ताहिक अखबार यंग इंडिया में 3 लेख लिखने की वजह से राजद्रोह लगा, जिसमें उन्हें 6 साल की सजा हुई थी। उन्होंने कहा था कि धारा 124 है, जिसके अंतर्गत मुझे खुशी है कि मुझे आरोपित किया गया है, उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि यह धारा सभी प्राविधानों के अंतर्गत आईपीसी में एक राजकुमार की तरह है, जो नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए रखी गई है। 2012 में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर अपने कार्टूनों के जरिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर राजद्रोह लगाया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। 2016 में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके 9 साथियों के ऊपर विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में धारा 124A का मुकदमा चलाया गया। पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर भी राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है। कप्पन एक कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले पर रिपोर्ट करने के लिए हाथरस जा रहे थे, जिस दौरान उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर उन पर अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया। एक्टिविस्ट उमर खालिद, सरजिल इमाम, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा, दिवंगत स्टेन स्वामी पर राजद्रोह का मुकदमा चला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 70 सेडिशन के मामले सामने आए, जिनमें से बस 1 को मुजरिम ठहराया गया था। 2019 में ऐसे 93 मामले सामने आए, जिनमें 2 को मुजरिम ठहराया गया, और 2020 में सेडिशन के 73 मामले सामने आए, जिनमें कोई भी आरोपी मुजरिम नहीं ठहराया गया। 2009 में यूके ने सेडिशन लॉ खत्म कर दिया था। इसको खत्म करते हुए पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्लेयर वार्ड ने बहुत अहम बात कही। राजद्रोह या देशद्रोह और मानहानि करने वाले परिवाद विचित्र जुर्म हैं। ये उस पुराने दौर से हैं जब अभिव्यक्ति की आज़ादी को आज के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखा जा सकता था। क्लेयर ने यह भी कहा, इस देश में इन गैर जरूरी अपराधों के अस्तित्व का इस्तेमाल दूसरे देशों में ऐसे ही कानूनों को बरकरार रखने के लिए होता है, जहां इनका इस्तेमाल राजनीतिक असंतोष को कुचलने और प्रेस की आज़ादी को प्रतिबंधित करने के लिए होता है। अमेरिका में संघीय अपराध संहिता धारा 2384 के तहत राजद्रोह एक संघीय अपराध है। फिलहाल इसका इस्तेमाल 6 जनवरी को अमेरिका की राजधानी में कैपिटल हिल पर हुए हमले में शामिल दंगाइयों के खिलाफ किया जा रहा है। अमेरिकी संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार बोलने की आज़ादी पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। किसी भी तरह के भाषण को नहीं, बल्कि केवल सरकार के संचालन में सीधे हस्तक्षेप करने की साजिश को राजद्रोह माना जाता है। सिंगापुर ने भी इस कानून को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि कई नए कानून राजद्रोह के कानून की असल जरूरत को पर्याप्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड में 2007 में राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया था। वहीं स्कॉटलैंड में यह कानून 2010 में खत्म कर दिया गया। भारत में आज़ादी के बाद सरकारें तो बदलती रहीं, लेकिन यह धारा जस की तस रही। यह धारा हमेशा से, खासतौर से इसके राजनीतिक इस्तेमाल के आरोपों को लेकर विवादित भी रही है। वही समय समय पर इस धारा के इस्तेमाल को लेकर लॉ कमीशन और अदालतें एडवाइजरी भी जारी करती रही हैं। आज़ादी के बाद जब देश में पहली बार संविधान संशोधन हुआ, तो धारा 124A को लेकर देश के पहले और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह बेहद आपत्तिजनक है और देश में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में इसे गैर जमानती अपराध माना, यानी बगैर किसी वारंट के गिरफ्तारियां हो सकती थीं। लॉ कमीशन ने 2018 में एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि धारा 124A सिर्फ उन मामलों में लागू होनी चाहिए जहां किसी भी कार्य के पीछे की मंशा हिंसा और अवैध साधनों से सरकार को उखाड़ फेंकने की है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हर गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। सरकारी नीतियों से मेल नहीं खाने वाले विचार व्यक्त करने के लिए किसी व्यक्ति पर राजद्रोह की धारा के तहत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। देश या उसके किसी विशेष पहलू पर अपशब्द कहना राजद्रोह नहीं माना जा सकता। कुल मिलाकर सरकार और न्यायपालिका को ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो देश की सुरक्षा एवं अखंडता और नागरिकों की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रख सके।